आजकल हम सब कैशलेस हो चुके हैं। हम सब कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने में भरोसा रखते हैं। कैशलेस का मतलब है कि आपके पास में कैश नहीं है क्योंकि आपने उसे ई वॉलेट में पहुंचा दिया है। और जो क्रिमिनल्स है वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहे हैं, आपके ई वॉलेट को खाली कर देते हैं। ये है क्राइम गेम्स। ऐसा आपके साथ ना हो जाए, ये क्राइम गेम कोई आपके साथ ना खेल ले, इसीलिए आपको अवेयर करने के लिए माय एफएम लेकर आया है क्राइम गेम्स। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और हमारे साथ हैं जयपुर पुलिस के चीफ साइबर क्राइम कंसल्टेंट मुकेश चौधरी। सर, स्वागत है आपका। ये जो ई वॉलेट के नाम पर ठगी हो रही है, ई वॉलेट को खाली किया जा रहा है, कभी केवाईसी के नाम पर, कभी कुछ मैसेजेस भेज करके, लिंक भेज करके, इसके बारे में थोड़ा आज हम जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से ये फ्रॉडस्टर्स काम कर रहे हैं? देखिए, मॉडस ऑपरेंडी को स्पेस कहाँ मिलता है? स्पेस वहां मिलता है कि जहां पे लोग टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके प्रोज और कॉन्स को अच्छे से नहीं समझते हैं। टेक्नोलॉजी में लूप होल्स क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, क्राइम कर सकता है। हर एक यूजर क्या टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को यूज करना चाहता है, बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहता है। इसलिए इस तरीके के कॉल्स, क्योंकि पेंडेमिक में इस तरीके के कॉल्स आए कि आपका केवाईसी अपडेट करना है, आपका जो पेटीएम है वो बंद हो जाएगा या आपका फोन पे बंद हो जाएगा। तो अगर केवाईसी अपडेट का कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तो इंसान हो सकता है पैनिक कर जाए कि अच्छा, मैं कॉल करके पहले अपडेट करवा लूं, कल को अगर मेरा ऑनलाइन पेमेंट बंद हो गया तो मैं पेमेंट्स कैसे करूंगा। पर यहाँ पे ये सोचना होता है कि प्रमोशनल मैसेज से अगर कोई नंबर आया है आपको, तो उस पर कॉल ना करके आप जो मोबाइल फोन की कोई एप्लीकेशन है उसको प्रेफर करें। तो ये टेक्नोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी नहीं समझ रहे हैं, केवाईसी अपडेट के नाम पे फ्रॉड हो गए, दूसरे फ्रॉड्स हो गए, आपको किसी ने लिंक भेजा, लिंक पे क्लिक करके पेमेंट मंगवा लिया और पेमेंट चला गया। जहां पे वैक्यूम दिखा वहां पे टेक्नोलॉजी, ई वॉलेट और यही यूज होगी। अल्टीमेटली किसी न किसी बहाने से क्राइम कर रहे हैं। राइट। एक मामला सुनने को मिला था, राजस्थान से ही मामला है कि वो ई चालान जो था अपना, उसका पेमेंट करना चाह रहे थे। 400 रुपए का कुछ ई चालान था। वो पेमेंट करने गए तो पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा था। तो उनको लगा कि भाई ये डेट ना निकल जाए, तो उन्होंने फटाफट से नेट पे सर्च किया और एक नंबर मिला। उस नंबर पर उन्होंने कॉल किया, कस्टमर केयर का नंबर था। जिसको कॉल किया वो फ्रॉडस्टर का नंबर निकला। 60,000 रुपीज का उनके साथ फ्रॉड हो गया। वो तो ई चालान पे कर रहे थे, उल्टा उनको और 60,000 का चूना लग गया। ये जो हो रहे हैं, इनमें किन बातों का ध्यान रखना है? डूज एंड डोंट्स लोगों को मालूम नहीं होता है। एक तो क्या होता है कि जो टिपिकली लोग सोचते हैं कि हमें कोई कॉल आएगा, कॉल करके कोई कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछता है तो उसको नहीं देनी होती। ये काफी हद तक लोगों को समझ आ चुका है। तो एक मॉडस ऑपरेंडी समझ आ गई है। वो सोचते हैं कि सिर्फ यही मॉडस ऑपरेंडी होती है, यहां प्रॉब्लम है। अब हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। जो आप लिखोगे उसी तरीके से इंटरनेट पे जो कुछ भी होगा आपके सामने शो कर देगा वो। उसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये सिलेक्शन आपको करना है। तो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं? फ्रॉडस्टर्स ये देखते हैं अच्छा, कौन सी ऐसी कस्टमर्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है, क्वेरीज क्या होती है उनकी, कि मुझे इस डिपार्टमेंट का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए। तो अगर वो गूगल पे नहीं है तो विकी क्वेश्चंस या कोरा के ऊपर क्वेश्चंस बना के वो क्रिएट कर देते हैं कि कस्टमर केयर नंबर ऑफ एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और उनका फिर नीचे दूसरे ही प्रोफाइल से उसका आंसर लिख देते हैं कि ये है उसका कस्टमर केयर का नंबर, और एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। राइट। तो कस्टमर केयर का नंबर एक टोल फ्री टाइप नंबर होना चाहिए, जबकि मोबाइल फोन नंबर है। तो पहला डाउट तो यही हो जाना चाहिए। पर क्योंकि हमने ही गूगल पे सर्च किया है और हमें जो दिख रहा है वो सही दिख रहा होगा और हम अपने आप पे डाउट नहीं करते, राइट, इसलिए हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर लेते हैं कि मैं सही व्यक्ति को कनेक्ट कर रहा हूं, अभी जो बोलेगा मुझे उसको फॉलो करना है। इस वजह से फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो आप जो बता रहे हैं ई चालान वाला, ये भी है। कुछ लोगों के साथ में कोरियर कंपनी से कोरियर मंगवाते हैं, कोरियर डिलीवर नहीं होता तो कॉल कर लेते हैं कि कोरियर डिलीवर नहीं हुआ। जयपुर का एक इंसिडेंट है जिसमें 1 लाख रुपए चले गए। अब क्या होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उनका क्या है कि कोरियर आया तो उन्होंने सर्च किया कोरियर सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मिला, सामने एक फेक नंबर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि वेबसाइट कौन सी है। अगर कोई कोरियर कंपनी है तो क्या कोरियर कंपनी की ही वेबसाइट है जहां पे वो नंबर मिला है आपको? क्या वो जेन्युइन वेबसाइट है, या किसी ने किसी कमेंट्स या रिव्यूज के बॉक्स के अंदर कहीं पे लिख दिया कमेंट? तो आप, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी दिख जाए उसके नाम से आप उसको कॉल कर दोगे। आपको देखना होगा कहाँ दिखा है आपको नंबर। राइट। उसके बाद में कॉल कराए, चलो ठीक है, आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो। पर अगर कॉल करके कोई पेमेंट मांग रहा है तो यहाँ आपको डाउट होना जरूरी है। जैसे हमने पिछली एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था और आपने भी कहा था कि जहां पे पेमेंट मांग रहे हैं तो वहां पे इंसान को समझ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड हो सकता है। राइट। तो उनसे पेमेंट मांगा कि सर एक 10 रुपए का पेमेंट आपको ड्यू है, उसके चक्कर में आपको कोरियर डिलीवर नहीं हो रहा है। अरे यार, 10 रुपए के पेमेंट के अंदर आपने कोरियर रोक रखा है, तो आप मुझे लिंक भेज दीजिए। उन्होंने एक लिंक भेजा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लिंक पे जब क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद में वो पेमेंट की ऑप्शन आता है, अमाउंट ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली हो सकता है फील्ड आ जाए आपके वॉलेट में कि ये अमाउंट का पेमेंट का लिंक है, रिक्वेस्ट लिंक होता है वो, तो अमाउंट लिखा आएगा। कई बार होता है कि उसमें अमाउंट लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आएगा कि आपको ओटीपी आया, आपको सिर्फ ओटीपी इंसर्ट करना है। आप ये मान के चल रहे हो, माइंड प्रिपेयर्ड है कि 10 ही रुपए जाएंगे, और जब ओटीपी आता है तो हम ओटीपी में सिर्फ ओटीपी ढूंढ रहे होते हैं उस मैसेज में, हम ये नहीं देख रहे होते कि कितने रुपए का ओटीपी है ये, तो हम ओटीपी देखते हैं और ओटीपी इंसर्ट कर देते हैं। जब पेमेंट डिडक्शन का मैसेज आता है उसको केयरफुली देखते हैं कि अरे ये तो 99,000 डिडक्ट हो गए, पेमेंट तो 10 रुपए जाना था, तो ये तो उस ओटीपी में लिखा हुआ था कि कितने रुपए का पेमेंट है, आपने उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ा। तो ये छोटी छोटी केयरलेसनेस है जिसकी वजह से फ्रॉड्स होते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया कि कहाँ आप कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं मैसेजेस पर, क्या अमाउंट आ रहा है और किसका आप ओटीपी बता रहे हैं। एक ऐसा भी मामला आया OLX जैसी बड़ी वेबसाइट पर, सेकंड हैंड बाइक खरीदने के चक्कर में एक बंदे ने देहरादून में 35,000 रुपए गंवा दिए, क्योंकि सामान जो भेज रहा था उसने एक ई लिंक भेजा और बोला कि भाई इससे आप ई वॉलेट से पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, एक लिंक उसने भेजा था और वहां से पैसे चले गए। तो बिना कस्टमर से फिजिकली मिले आप हाफ प्राइस पे कर दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, कितने हद तक सही है ये? अब OLX अगेन जैसे टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, ऐसी वेबसाइट्स के कोई अपना सामान बेच सकता है, उसको कोई अच्छा बायर मिला वो खरीद सकता है, दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। इस केस में आप फिजिकली जानते नहीं है किसी को, और कोई आपसे फोन पे ये बोल रहा है कि पहले आप 50% एडवांस पेमेंट कर दो, रिमेनिंग जब आपको बाइक में पहुंचा दूंगा बचा हुआ तब दे देना। तो आप एक नॉर्मल सिचुएशन में ही सोचते हो कि देखो 50% देने से बाइक आ जाएगी, अब मैं देखूंगा उसके बाद 50% पेमेंट करूंगा। तो अगर आप 50% लेने के बाद में आप ये सोचते हो कि 50% तो मैं बाद में करूंगा, पर आप ये भी तो सोच सकते हैं ना, क्या पता बाइक आए ना और ये 50 चला जाए। दूसरा क्या है कि सामने वाला कई बार ये बोलता है कि मैं आर्मी में पोस्टेड हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अब मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग आ गई है, तो मैं तो वहां पे सियाचिन और वहां जाऊंगा तो वहां मेरे बाइक काम आएगी नहीं, मैं बॉर्डर पे चला जाऊंगा तो वहां मेरे बाइक ही काम नहीं आएगी, मेरी पोस्टिंग ऐसी है तो मैं बेच रहा हूँ, और मेरा ये आर्मी का कैंटीन कार्ड है। आपको बहुत सारे आईडी कार्ड गूगल इमेजेस में वैसे ही मिल जाते हैं, तो कोई भी इमेज डाउनलोड करके कोई आपको ये दिखा सकता है कि ये मेरा आर्मी कैंटीन कार्ड है, तो उसके नाम पे आपसे फ्रॉड कर सकता है। और आर्मी पे क्योंकि हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हमारी फोर्सेस पे ट्रस्ट करते हैं, उस रेस्पेक्ट के चलते हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको बाइक लेना ही है तो अगर आप कोशिश करेंगे, आपके मिलने वाले या फ्रेंड्स कोई होंगे उस सिटी के अंदर, या तो वो होंगे, वो नहीं होंगे तो किसी आपके फ्रेंड्स का फ्रेंड होगा कोई ना कोई वहां पे, उसको आप बोल दीजिए कि जाके देख लो, आप बाइक मिल लो, उनको पूरा पेमेंट ही दे दो। बोल दो अगर आपको मिल गई है बाइक और आपने देख लिया, वेरीफाई कर लिया इस पर्सन को, तो आप पेमेंट ट्रांसफर कर दो। तो आपकी जो बात है उससे समझ में आया कि वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी दूसरी सिटी से मंगा रहे हैं सामान तो वहां किसी नोन को या फ्रेंड को भेज दीजिए, और बहुत हद तक कोशिश कीजिए कि फिजिकली जाके देख लेंगे भाई चीज है कि नहीं। एक और मामला बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने को मिला, ये भोपाल में हुआ कि वहां इंजीनियर के पति ने 3 अलग अलग ज्वेलर्स से जेवर खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली, और एक फेक पेमेंट मैसेज जो है वो भेजा ज्वेलर्स को कि भाई यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट, ऐसा हो गया। तो क्या ये फेक जो मैसेज है पेमेंट का ये रिसीव हो जाता है? इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रियल पेमेंट मैसेज है या फेक पेमेंट मैसेज? तो ये 2 तरीके से, एक तो पेमेंट मैसेज कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ई वॉलेट पे पेमेंट किया किसी को, अगर मैं आपको पेमेंट करूंगा तो आपको मैं शो कर दूंगा कि देखो मैंने पेमेंट कर दिया, और आप पेमेंट देखते हो, हाँ शो हो गया, आपका नाम लिखा आ गया वहां पे, आपको लग रहा है कि शो हो गया, या नंबर आ गया वहां पे, उस पर आपको लगता है कि आपको पेमेंट रिसीव हो गया, बट ये पेमेंट आपको रिसीव हुआ आपने वो नहीं देखा है। ठीक है, तो लॉजिक कहाँ अप्लाई करना है, मतलब यही तो ब्लफ किया जा रहा है। तो जब ये पेटीएम नया नया स्टार्ट हुआ था, इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पीकर वाला जो सिस्टम है उसमें आवाज आ जाती है, वो बोल देता है कि इतना पेमेंट रिसीव हुआ है। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि फ्रॉड हो रहे थे बहुत ज्यादा। वो डमी एप्लीकेशन, क्योंकि एक एप्लीकेशन है जो QR कोड को रीड करेगी और जितना नंबर आपको डिस्प्ले करवाना है उसका पेमेंट का कंफर्मेशन का आपको शो कर देगा स्क्रीन पे। तो इस टाइप की एप्लीकेशन कोई भी प्रोग्रामर बना देगा। किसी प्रोग्रामर से एप्लीकेशन बनाई तो एक इनिशियली बहुत मतलब अर्ली टाइम पे हमने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था, जिसमें क्या था, एक व्यक्ति क्या करता था, वो हर जगह से तेल पेट्रोल वगैरह डलवाता था अपनी गाड़ी में, और हर सबको ही फेक नोटिफिकेशन शो करता था, और मान लेते हैं कि हाँ पेमेंट आ गया होगा। तो उस टाइम पे ये स्पीकर वाला सिस्टम नहीं था पेटीएम का कि आप स्पीकर में वो बोल देगी मशीन के इतना पेमेंट रिसीव हो गया है। वैसे इंडिया में ऐसे मैसेज किसी भी नाम से आप मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई करते हैं वो, और देखते हैं कि क्या HDFC सही है। पर फॉरेन के ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं जो वेरीफाई नहीं करते, तो मैं आपको फेक मैसेज डिलीवर करवा सकता हूँ। तो SMS नोटिफिकेशन या नेट बैंकिंग में चेक कर लो। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है।
तो आपको नेट बैंकिंग में जाना है, अपना जो वॉलेट है उसको चेक करना है कि पैसा आया कि नहीं आया। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप किसी से बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या छोटी भी कर रहे हैं तब भी। अच्छा, एक सर ये भी देखा गया है कि कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन उनके ई वॉलेट से बड़ा अमाउंट गायब हो जाता है, तो ये कैसे होता है? तो लिंक पे एक तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर लिंक पे हमने क्लिक किया तो अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लिंक पे क्लिक करते अकाउंट ही खाली हो जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करने से वो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू ओपन होगा। गूगल पे का पेमेंट लिंक है या पेटीएम का लिंक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऐप ओपन हो जाएगी। अमाउंट हो सकता है सामने फिल्ड आए या ओटीपी जनरेट हो जाए, जो ओटीपी आए वो इंसर्ट करेंगे तब जाके पेमेंट होगा। तो पहले तो इतना कोई फियर वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि लिंक के नाम से अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि लिंक पे क्लिक करके मुझे पेमेंट रिसीव होगा। जैसे ऐसे केसेस भी आते हैं जिस केस के अंदर कोई आपको कॉल करेगा, कॉल करके बोलेगा हेलो भाई साहब पहचाना क्या। अब आप यहाँ पे पहचान कौन खेलने लग जाते हो और आप ये कहते हो। कई बार कुछ लोगों को ना चैलेंज लगता है, बोले नहीं मैं हेल्प नहीं लूंगा, मैं गैस करूंगा कि कौन हो आप। वो गैस करते हैं, अच्छा आप ये बोल रहे हो क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। अब आपको बिलीव हो गया कि वो आपका कोई एक नोन है ना। अब वो फ्रॉडस्टर नहीं है, स्ट्रेंजर भी नहीं है, एक अननोन नंबर। अगर वो आपके नोन है तो उनके नंबर से फोन क्यों नहीं आया? राइट, ये आपने नहीं सोचा। आपको लग जाता है कि आप मतलब होता क्या है कि इंसान ओवर स्मार्ट होता है, वो सोचता है कि अलग नंबर से कर दिया होगा, आवाज तो मैं पहचान ही गया हूँ। और यहाँ पे आप अपने आप को विनर मान लेते हो कि आपने आवाज सही पहचानी एक ही बार में। फिर वो बोलते हैं कि भाई साहब अब देखो मैं तो क्या पेटीएम काम में लेता नहीं हूँ, आप पेटीएम काम में लेते हो। और एक्चुअली उसको पहले से मालूम है, वो पेटीएम में आपका नंबर सर्च करके बैठा है और उसको मिल गया आपका अकाउंट किस नाम से आ रहा है, तो उसको मालूम है कि आपके पास पेटीएम है या फोन पे है या गूगल पे है। बोलते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ 20,000 का पेमेंट मंगवाना है मुझे, मैं मंगवा दूं, आपसे मिलकर कैश ले लूंगा। अब आपसे पेमेंट मांगा नहीं जा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आएगा पेमेंट। फिर आप कहते हो हाँ कर दो पेमेंट, बोले ठीक है आपको भी एक लिंक आएगा है ना, उस पर क्लिक करना और आप पिन डालना, आपको पेमेंट आ जाएगा। आप सोचते हो कि शायद कोई नया मेथड आया है पेमेंट रिसीव करने का, और क्योंकि आपका नोन भी है तो आप कहोगे कि फ्रॉड थोड़ी करेगा मेरे साथ ही। आप एक ऐसे मेथड को अपना रहे हो पेमेंट रिसीव करने के लिए जो आपने आज तक कभी फॉलो नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलती यही हो रही है, जिसके बारे में पता नहीं है। पहले आप ओपिनियन ले लो, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई टेक्नोक्रेट हो बहुत ज्यादा। तो आप उसके बारे में समझो, उसके बाद में उसको क्लिक करो। वो क्या होता है बेसिकली यूपीआई के पेमेंट लिंक्स है, आपने इस पर क्लिक किया और आपने पिन इंसर्ट किया और पेमेंट का रिक्वेस्ट लिंक था और 20,000 रुपए आने की बजाय 20,000 रुपए चले जाते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा अरे गलती से आपने मुझे भेज दिया, मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। ऐसे करते करते कुछ लोगों तो ऐसे भी हुआ है कि 3-3 लाख रुपए चले गए। पहले 20,000 लिए, फिर 50,000 लिए, फिर 1 लाख लिए। जब तक अकाउंट खाली नहीं हो जाता तब तक पेमेंट लेते गए वो। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ई वॉलेट्स की लिमिट होती है, जैसे 1 लाख तक की लिमिट है तो 1 लाख ही जाएंगे, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ केसेस में वो नेट बैंकिंग का लिंक दे देते हैं, वहां पे नेट बैंकिंग की तो लिमिट भी ज्यादा होती है, तो वो और ज्यादा पेमेंट हो सकता है। तो ये पेमेंट होता जाता है। कुछ लोग टाइम पे समझ जाते हैं, कुछ लोग लेट समझते हैं इस केसेस के अंदर। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है ना, आपको तो अपना ई वॉलेट का आईडी देना है या मोबाइल नंबर देना है या यूपीआई आईडी देना है, पेमेंट अपना आप आएगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि लिंक पे क्लिक करो तो आप ये समझो पेमेंट जाएगा, पेमेंट आएगा नहीं। या फिर कोई कह रहा है कि मेरा क्यूआर कोड स्कैन कर लो आपको पेमेंट आ जाएगा। तो अगर आप रोज दूध की डेयरी पे जाके क्यूआर कोड स्कैन करके दूध की थैली लेके आते हो तो आपको मालूम है ना कि डेली तो पेमेंट जाता है, आज कैसे आ जाएगा पेमेंट। राइट। तो ये अगेन वही वाली बात पे आ जाते हैं हम, कॉमन सेंस वाली बात पे, कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आईटी की समझ होना जरूरी नहीं है। तो आज के इस पूरे एपिसोड में जो बातचीत हुई है उससे मुझे 3 टिप्स मिली हैं, आपको ही बता रहा हूं। पहली बात तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको पेमेंट हम भेज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लिंक पर क्लिक करते ही पैसा जाता है, क्यूआर कोड स्कैन करते ही पैसा जाता है, आता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओटीपी को लेकर के या बैंक रिलेटेड कोई भी मैसेज आ रहा है उसे पूरा पढ़िए। इतना समय तो निकालिए कि कहीं आपका पैसा कोई निकाल न ले जाए, इसलिए पूरा पढ़िए, समझिए कि कितने रुपए का ओटीपी है, किस लिए मांगा गया है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल पर मिलने वाला हर कस्टमर केयर का नंबर सही नहीं है। आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर जाइए, वहां जाकर के नंबर देखिए, टोल फ्री नंबर अलग होता है, मोबाइल नंबर अलग होते हैं, या फिर आप उस कंपनी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए और वहां से उनके कस्टमर केयर को अप्रोच करना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के इस क्राइम गेम्स के एपिसोड में जुड़ने के लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको ई वॉलेट फ्रॉड से रिलेटेड जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिए माय एफएम, जहां आपको क्राइम गेम सुनने को मिलेगा हर शुक्रवार सुबह 9 से 11 और मेरे फेसबुक पेज पर आपको ये एपिसोड्स देखने को मिलेंगे हर शनिवार सुबह 9:30 बजे। ये है क्राइम गेम।